कहा जा रहा है कि अमेरिका के 9/11 और पाकिस्तान के 9 मई में बड़ी ममासलत पाई जाती है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि 9/11 से पहले का अमेरिका और 9/11 के बाद का अमेरिका दो मुख्तलिफ अमेरिका हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 9 मई से पहले का पाकिस्तान और 9 मई के बाद का पाकिस्तान भी मुख्तलिफ है। क्या ऐसे ही है? और मैं ये समझता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे पेज को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका अक्सर ये गिला रहता है मुझसे कि आप हमेशा इमरान खान के खिलाफ ही जो है वो पोस्ट बनाते हो, वीडियो बनाते हो। और बल्कि एक चौधरी साबिर साहब हैं फेरा में, वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारी ही ट्यूनिंग करते रहते हो, दूसरी किसी की नहीं करते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मसला सिर्फ ये था, मेरा अलमिया सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान को 2011 से पहले एक हीरो समझता था और मैं समझता था कि ये एक तीसरी ताकत है। ये जो ही सियासत में आएगा तो पुरानी रविश, पुराने स्टाइल, पुरानी रिवायात सब खत्म हो जाएंगे और वाकई इनकलाब आ जाएगा। मुझे इस बंदे से बेशुमार उम्मीदें थी, लेकिन मेरी उम्मीदें उस वक्त टूट गई जब इमरान खान ने असर के वक्त रोजा तोड़ दिया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिया। जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए और उन्होंने अपनी वो सारी स्ट्रगल, वो सारी मेहनत, वो जो अब तक करते आए थे, दरअसल इन जर्नलों की झोली में डाल दी और वो खुद एक शो बॉय बन गए। और तमाम जो थे ये जर्नैल जो थे वो उनके पीछे छुप गए और ये एक कठपुतली का काम, एक पपेट का काम करते रहे। डोरे वो हिलाते थे और उस पे एक्ट जो है वो इमरान खान करते थे। चलें, ये हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत सारे मेरे दोस्त ये कहेंगे कि इससे पहले भी जो सियासी जमातें थी उनको भी जो है इस्टेब्लिशमेंट ही आगे लेके आई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि इस तहरीक ने, इस जमात ने, इस इमरान खान ने पहली दफा उन नौजवानों को बाहर निकाला जो पहली दफा लाइन में लगे, जिन्होंने वोट कास्ट किया, जिन्होंने जलसों को अटेंड किया। मगर उनका अलमिया सिर्फ ये है कि उनकी याददाश्त, उनकी सियासी तारीख, उनका सियासी हाफजा 10 अप्रैल 2022 से शुरू होता है जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई। तब उनको जाके ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती हैं और इस्टेब्लिशमेंट ही गिराते हैं। इससे पहले क्या हुआ, कि किसने, फौजियों ने क्या किया, जर्नलों ने क्या किया, सियासतदानों ने क्या किया, हमारी ये कितनी लंबी स्ट्रगल है, उनको इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं। लेकिन मेरा शिकवा एक है, मेरा गिला एक है, मेरी अपील एक है कि आप अब जो 9 मई के बाद जिन नौजवानों को हम पकड़ पकड़ कर जेलों में भेज रहे हैं, वहां पे जिनको हमने कसूरी सेल्स में रखा हुआ है, उनका कसूर है कि वो इमरान के बनाए गए एक इंतशार एक वाले मंसूबे का हिस्सा बने और उस पर एक्ट किया। लेकिन इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी है, हमें वो भी देखनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको छोटी सी मिसाल सुना दूं। आप देखें कि ये जो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जो ये नशे हजरात होते हैं, इन तक जो मनशियात पहुंचती है वो 8-10 हाथों से होकर पहुंचती है। मसलन जहां पे ये प्रोडक्शन होती है, जहां पे मनशियात तैयार की जाती है, कोकेन, हीरोइन या हशीश, चर्स वगैरह, तो हम वो प्रोडक्शन नहीं रोक सकते। हम कहते हैं कि जी वो ड्यूरेंट लाइन से उस पार है, अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि जी ये उस पार है, लिहाजा ये मुतनाज़ा इलाके हैं, हम यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और वहां पे अफगानियों ने, पाकिस्तानियों ने अपने वो जो है सेटअप बना के और वहां पे मनशियात बनाते हैं। चले मान लेते हैं कि आप वो जो मनशियात की फैक्ट्रियां हैं उनको आप नहीं रोक सकते। अच्छा, अब होता क्या है कि प्रोडक्शन के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है, कि आप देखें कि वो खैबर एजेंसी से भी आगे से वो चलती है। जगह जगह पे ANF की पोस्ट होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो है पुलिस होती है, पंजाब पुलिस होती है, मोटरवे पुलिस होती है, डॉल्फिन्स होती हैं, कितने सारे इदारे होते हैं। लेकिन वो मनशियात वहां से ट्रैवल करती हुई, सफर करती हुई डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाती है। अब जो बड़ा जो डीलर होता है जिसके पास ये मनशियात पहुंचती है, हम उसको भी नहीं पकड़ सकते। उससे आगे अगर आप चलें तो फिर वो छोटे छोटे जो बेचने वाले होते हैं वो वहां पे तकसीम करता है, हम उनको भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन उन जो छोटे डीलर से जो खरीद कर जो शख्स सिगरेट जो है वो पीता है, जो हेरोइन पीता है,
تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ 9C لگا کے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اپنا ریکارڈ مینٹین کر لیا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے اتنے منشیات استعمال کرنے والوں اور فروخت کرنے والے بھی وہی بنا دیے جاتے ہیں کو گرفتار کیا. اس طرح ہمارا ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم زہر بنانے والوں کو پکڑ نہیں سکتے, ہم زہر کی سپلائی کرنے والوں کو, ٹرانسپورٹ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن جو شخص ایک دکان سے زہر لے کے وہ استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, تمام تعزیرات اس پہ ہم لاگو کر دیتے ہیں اور اس کو عبرت کا نشان بنا کر جیل بھیج دیتے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ وہ جو جیل میں بھی اس کو یہ چیز مل جاتی ہے, جیل کے اندر بھی ڈیلرز موجود ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح اگر اس مثال کو پٹ کریں, اگر آج ہم ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا اور بہت غلط کیا, ہم ان کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے کوئٹہ چھاونی پر حملہ کیا, ہم ان کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے میاں والی ایئر بیس پہ سرگودا کے جو ماڈل جہاز تھا اس کو آگ لگائی, جنہوں نے قلعہ بالا حصار کو جو ہے نا نظر آتش کیا, دھاوا بولا, جنہوں نے GHQ کے گیٹ پہ جا کے ادھم مچایا, بالکل پکڑیں, آپ ان کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان کو پکڑ رہے ہیں جو جنرل فیض حمید, جنرل اس سے پہلے چلے جائیں جنرل احمد شجاع پاشا, جنرل ظہیر الاسلام اور آخر میں جنرل باجوہ کے پروجیکٹ کا شکار ہوئے. عمران خان نے تو ورلڈ کپ پہلے بھی جیت لیا تھا, عمران خان نے تو شوکت خانم ہسپتال وہ بہت پہلے بنا چکا تھا. اگر یہ پرسنالٹی کلٹ ان دو کارناموں کی وجہ سے بنا تھا اور یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور خصوصاً خواتین اس وجہ سے اس کے شہر میں آئے تھے کہ اس نے یہ دو کام کیے تھے, تو اس پہ تو اس کو ووٹ نہیں ملتے تھے. آپ دیکھ لیں 2011 سے پہلے تو عمران خان کے پاس صرف ایک سیٹ ہوتی تھی جو پھر بعد ازاں 26 ہوئی اور پھر 126 ہو گئی. یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا, اسے ہائیبریڈ رجیم کا نام دیا گیا, نئے نئے گانے متعارف کرائے گئے, راحت فتح علی خان, عمران اسماعیل, ابرار الحق, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے بڑے ہی جو ہے وہ تھرل والے سانگز جو ہے پلے کیے گئے. سوشل میڈیا کا پورا ایک بریگیڈ, جو بھی کوئی اپنی ٹویٹر کھولتا ہے, فیس بک کھولتا تھا, یوٹیوب, تو وہاں پہ عمران خان ہوتا تھا. ہمارے جو سینئر فوجی افسران ہیں وہ اپنے جونیئر فوجی افسران کو عمران خان کی تعریف سناتے تھے اور وہ جا کے اپنے نیچے والے کو سناتے تھے. تو یہ سرائیت کر گیا, یہ ایک نامیاتی عمل تھا جو 10 سال جاری رہا اور اس سے پھر بڑے تناور درخت بن گئے. اب عمران خان بھی بہت چلاک انسان تھا, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوریوں کو سمجھتا تھا, تو اس نے بھی اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنانا شروع کر دی. اب جس شخص کو فوج کہے کہ یہ اچھا ہے, فوج کہے کہ ہم 1 پیج پہ ہیں, جرنیل کہیں یہ اچھا ہے, میڈیا کہے یہ اچھا ہے, عدلیہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے, تو اگر ان نوجوانوں نے اس پہ یقین کر لیا تو ان کا قصور کیا ہے؟ اب ہوا کیا ہے کہ جو ہی انہوں نے یقین کر لیا, اس کو ہیرو, اس کو دیوتا, نجات دہندہ تسلیم کر لیا, تو وہ پاکستان کے لیے کیا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان پاکستان کے لیے مخلص ہے, جیسے ان کو فیڈ کیا گیا, جیسے انہیں پینیٹریٹ کیا گیا, انہیں سمجھایا گیا کہ یہی شخص ہے, باقی سب چور ہیں, ڈاکو ہیں. پھر کیا ہوا, جب وہ عمران خان جب وہ نااہل جو ہو گیا, اس سے وہ نہیں چل سکی, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی, جب بیرونی دنیا نے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اکبر بھائی ہیں ان کو جھنجھوڑ کے بتایا, بھائی آگے کھائیے, کدھر جا رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے ہو, اس وقت ان کو ہوش آیا, پھر عدم اعتماد آئی, اور عدم اعتماد آنے کے بعد اس کی حکومت ختم ہوگی. لیکن جو ہی عدم اعتماد آئی اس کے بعد آپ عمران خان کا ذرا طرز عمل دیکھیں, 5-7 ووٹ سے اس کی حکومت ختم ہوئی, لیکن اس نے کو 2-4-6 ماہ صبر کرنے کی بجائے ان 5-6 ووٹس کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت کو دوبارہ ریزیوم کرنے کی بجائے اس نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے, جو بہت ہی ایک اہم کانا اور غیر سیاسی فیصلہ تھا. اس کے بعد صرف اس نے یہ نہیں کیا, اس نے پنجاب, جو سمجھ لیں آپ منی پاکستان ہے, پنجاب میں اس کی گورنمنٹ تھی, خیبر پختونخوا میں اس کی گورنمنٹ تھی, آزاد کشمیر میں اس کی حکومت تھی, گلگت بلتستان میں وہ اس کی جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں تھی. اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہوئے جنرل باجوہ کے مشورے سے اپنی تمام حکومتیں ختم کر دی, کیونکہ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن میں ہوں گے اور آپ جو ہے 2 تہائی نہیں بلکہ 3 تہائی اکثریت لے کے اقتدار میں آ جائیں گے.
ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान ने जो इसके बाद तर्ज अमल अपनाया, एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के जरिए जनरल सैयद आसिम मुनीर को टारगेट किया। और ये जब सब कुछ हो रहा था 9 मई को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो मुल्क में मौजूद ही नहीं थे, वो तो बाहर थे, और ये सारे को DGISI ने हैंडल किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। फौज ने सब्र दिखाया, हौसला दिखाया, और जो उनकी पॉलिसी होती है ना फौज की, लेट इट हैपन, कि इसको होने दें, तो उन्होंने इनको आगे बढ़ने दिया। लेकिन खान साहब ये समझते रहे कि शायद हम जा रहे हैं, हम फाते हो चुके हैं, हमने जीत लिया है, फौज हमसे डर गई है, जर्नैल जो है वो दुबक के बैठ। ऐसा नहीं होता, ये कांगो की फौज भी ऐसा नहीं कर सकती, हम तो फिर भी न्यूक्लियर पावर हैं। खैर ये आगे बढ़ते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना दिया। अब दुनिया हम पर हंस रही है कि आपकी जो एक पार्टी है, क्योंकि 9/11 जो था, अगर इसकी ममासला तलाश करें तो 9/11 और इसमें ये इससे भी बड़ा वाकया इसलिए है कि 9/11 जो है पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो वो जहाज टकराए गए, वो बैरूनी हमलावरों ने उस पर हमला किया था, जबकि हमारे अंदरूनी लोगों ने हमारी फौजी तनसीबात पर हमला किया और सिर्फ फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया। अब इमरान खान कहते हैं कि जी मुझे गोली जो लगी थी उसके बाद तो ये सब कुछ नहीं हुआ, अगर ये सब कुछ होता, मैंने करवाया होता या ये मेरी वजह से होता तो उस वक्त हो जाता है। तो उसका सिंगल लाइन में जवाब ये है कि खान साहब उस वक्त आपने ये मंसूबा ही नहीं बनाया था, ये मंसूबा आपने बाद में बनाया। बाद में आपने टिम्बर मार्केट से डंडों का ऑर्डर दिया, आपने पेट्रोल बम तैयार कराए, आपने अपने टाइगर्स को, जो बच्चे आपसे मुतासर थे, जो आपके शहर में आपको एक निजात दहंदा, आपको एक हीरो, आपको एक सुपरमैन समझ के आपके पीछे लगे, आपने उन जज्बाती नौजवानों को पॉजिटिव इस्तेमाल करने की बजाय आपने उनका नेगेटिव इस्तेमाल शुरू कर दिया। और आज हालात ये हैं कि लोगों के नौजवान बच्चे बच्चियां, उनको रात को उठा लिया जाता है, हमारे कई वुकला को उठा लिया गया है और उनका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गए हैं। और जब वो उनके हालात पता चलता है तो दुख होता है, क्योंकि जब उनसे मैं सवाल करता हूं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, तो वो बेचारे आगे से जवाब देते हैं कि हमने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया, हम तो पाकिस्तान बचाने के लिए निकले थे, हम तो गुलामी से आजादी के लिए निकले थे। तो मैं हमसे पूछता हूं भाई किससे गुलामी, तो वो कहते हैं कि अमेरिका से जो थी, क्योंकि खान साहब ने वो एक साइफर वाला ड्रामा रचा के और लोगों को बेवकूफ बनाया। बाद अज़ा उनकी खुद कॉल्स पकड़ी गई, जो वो कांग्रेस के एक रुकन को करके उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि अमेरिका मेरी हेल्प करे। 9 मई को जब ये वाकया हो रहा था तो अमेरिका का एक पिट्ठू, उसका एक तनख्वाहदार ज़ल्मे खलीलजाद, वो एक ट्वीट कर रहा था कि फौरी तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और मंसूबा था भी यही। अब मैं निक्की जी गल को, थोड़ी सी ये बड़ी हो रही है, मैं आपसे माजरत चाहूंगा, अगले हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें निक्की जी गल निक्की ही होगी और वो 1 मिनट में हम उसको समोलेंगे। लेकिन चूंकि आज इसका इब्तिदाइया है, आज इसका इंट्रो है, तो इसलिए मुझे आप थोड़ी सी जसारत दें कि मैं बात कर लूं, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मेरा मादरे वतन है, मुझे इससे प्यार है। तो जब मैं ये हालात देखता हूं तो मैं भी एक आम शहरी की तरह मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने दोस्तों से, अपने फेसबुक फॉलोअर से, अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मैं ये अपना दुख शेयर करूं। तो मंसूबा ये था कि जो है जनरल फैज हमीद को हमने बनाना है आर्मी चीफ, इसीलिए वो नवंबर में तक ये सारा ड्रामा चलता रहा। जब वो ना हो सका तो दूसरा मंसूबा फिर ये बना कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। जब वो भी काम ना आई, वो सूरत हाल भी काम ना आई, तो फिर ये बंदियाल साहब, इमरान खान के पास आखिरी पत्ता अदलिया का था जो उन्होंने खेला, और इतनी बुरी तरह अदलिया के जो चंद जजेस हैं वो ट्रैप हुए। उन्होंने अदलिया के वो वकार को, उस डिग्निटी को, भाई आपने उसको फेवर देनी भी है तो आप राइट ऑफ वे जाके दे दें, आप आउट ऑफ वे जाके दे रहे हैं और बता रहे हैं कि गुड टू सी यू, आपको देख के खुशी हुई, बेस्ट विशेस फॉर यू। आप इमरान खान के अगर आप केसेस देखें उनको हम छोड़ देते हैं, इमरान खान का तोशा खाना आप छोड़ दें कि उसने कौन सी घड़ी कहां बेची है, इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट छोड़ दें कि कैसे उसने 70 अरब रुपए की एक दिन में दिहाड़ी लगा ली, आप उसके तमाम फॉरेन फंडिंग छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, आप उसका ये गुनाह देखें कि उसने फौज को और सिविल इदारों को आपस में तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश की है। और अब इमरान खान का अगर कोर्ट मार्शल होता है तो वो सिर्फ इसी बात पे होगा कि उसने फौज को जो है उसके अंदर जो है उसका इत्तेहाद है उसको तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन हमने तो देखा कि 9 मई तो फौज को और यकसू कर गई, फौज को इकट्ठा कर गई, फौज तकसीम नहीं हुई। और आप बात लिख लें,
हमारे ये नौजवान लिख लें कि कोई भी मुल्क जो है जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता, और कोई भी मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता। ये हमारी फौज है, और इस फौज ने, मैं मानता हूं कि बहुत सारे जर्नलों ने बहुत जुल्म किए, लेकिन आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान को देख लें, आधी जिंदगी जेलों में गुजर गई। आप जो है जहांगीर बदर को देखें जो जेलों में कोड़े खाता रहा। आप परवेज रशीद को देख लें, आप राना सनाउल्लाह को देख लें, ये छोटे, आप बेनजीर को देख लें कि सखर की गर्मियों में जब कानों में उसके पीप भी पड़ गई थी तो उसको तो मेडिकल भी नहीं था। राना सनाउल्लाह को नीचे डाला हुआ था और उसको दवाइयां भी नहीं थी। नवाज शरीफ को एक बैरक में बंद किया हुआ था, वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था। मरियम नवाज को एक सजाए मौत की चक्की में बंद किया हुआ था और वहां पे कैमरा भी इंस्टॉल किया गया था। सियासत में ये सारी सियासी नजरियात की कीमतें अदा करनी पड़ती हैं, और ये सब करते हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ वालों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो हंसता हूं उन बच्चों की मासूमियत पे। मासूम भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, क्योंकि आज इतना तो चीजों को उनको वजन देना चाहिए कि सियासत को, सियासी इख्तलाफ को इख्तलाफ रहना चाहिए, वो दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। इन मासूमों को ये कहते हैं कि जी आप जब हमें डंडे मारोगे तो हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे। फिर वो मलिका बुखारी कहती है कि मई में अडियाला जेल में जो है सी क्लास में रहना तो बहुत मुश्किल काम है। तो भाई आप फिर कौन से सुनामी की बात कर रहे थे? आप कौन सा इनकलाब लेके आना चाहते हो? आप किससे चाह रहे थे कि हमने आजादी लेनी है? आपको ट्रैप किया गया है। अब मसला यह है कि इस जज्बातियत को, ये जो एक लश्कर था, ये जो हजूम था जज्बाती लोगों का, ये इमरान खान के पीछे लगा और मुल्क के लिए लगा। अब इनको क्या करना है? अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे आपने पहले तालिबान को बनाया, उनको ट्रेन किया, उनको अफगानिस्तान भेजा, और जब आपका मकसद पूरा हो गया तो आप पीछे हट गए, और बाद अज़ा वही तालिबान फिर हमारे गल पड़ गए। 85,000 लोग इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमने फिर उनसे मुज़ाकरात कर लिए और वो मुज़ाकरात फिर कामयाब भी हो गए। जब आप 85,000 लोगों के, जिन्होंने GHQ पर सिर्फ हमला नहीं किया, उन्होंने तो हमारे जर्नलों को गन पॉइंट पे रखा, आपने उनके साथ जो है मुज़ाकरात कर लिए। आपने TTP से मुज़ाकरात किए, उन्होंने फैजाबाद धरना दिया तो तब उन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं, मुज़ाकरात किए। उन्होंने 6 पुलिस एहलकार मार दिए जब वो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे। हमारी रियासत उन 6 पुलिस एहलकारों को भूल गई, और आपने खादिम हुसैन रिजवी के बेटे के साथ जो है मुज़ाकरात कर लिए, और उनको आपने एक ब्लैंकेट डाल के और उनको खत्म कर दिया कि जाएं जी आपका। जब आप ये करते आए तो फिर ये रविश आगे बढ़ती चली गई। अब लोग यही समझने लगे कि जितना आप आगे जाओगे, आप जितना जो है इदारों को डराओगे, इदारे आपको स्पेस देंगे। और ये कल्चर और ये सोच और ये आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है। अब मेरी गुजारिश ये है कि आप ये जो तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, बच्चे हैं जो जेलों में गए हैं, जो खवातीन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरानी कल्ट से, उसके एक शहर से, जो सोशल मीडिया पे लाइट्स लगा के और कैमरेज की मुख्तलिफ डायरेक्शंस, म्यूजिक, ये वो, तो आदमी तो फिल्म देखता हुआ भी जज्बाती हो जाता है ना, लोग रोने लग जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये फिल्म है, ये हकीकत नहीं है। तो ऐसी ही फिल्म जिन्होंने इंस्टॉल की, वो जर्नल, वो ऐसे ही, जब तक आप मंशियात बेचने वालों को तो पकड़ नहीं रहे हैं, बनाने वालों को तो पकड़ नहीं रहे, आप पीने वालों को पकड़ रहे हैं। आप जनरल अहमद शुजा पाशा का कोर्ट मार्शल नहीं कर रहे हैं, आप जनरल जहीरुल इस्लाम का भी नहीं कर रहे, आप जनरल राहिल शरीफ को भी नहीं बुला सकते, आप जनरल फैज हमीद और उसके भाई जो है, जो जिसको आपने सिर्फ अभी सस्पेंड किया, एक नायब तहसीलदार, आप उसको भी नहीं पूछ रहे। आप बाजवा साहब को भी जो है अपने फंक्शंस में बुला रहे हैं। तो जो ये सारा कुछ करने वाले हैं, जिन्होंने ये इमरानी कल्ट जो है ये तख्लीक किया, और जिन्होंने इस नौजवान नस्ल को हाइब्रिड रिजीम के अंदर जाकर उनको मुतासर करके और अपने जो भी मकासद थे वो पूरे किए, आप अगर उनको नहीं पूछ रहे, आप उनका जो शो बॉय था इमरान खान, वो अभी तक घर बैठा है। वो अगर 48 घंटे के लिए चला जाता है पुलिस लाइन में, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको अपना मेहमान डिक्लेयर कर देता है, उसके लिए अपनी मर्सिडीज चीफ जस्टिस साहब भेज देते हैं जिसमें वो आके पेश, आप उसको भी नहीं पूछ रहे हैं। आप उसकी जो सेकंड टियर है वो आके एक हलफनामा देती है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। वो पहले उनको गद्दार बता रहे होते हैं, और एक हलफनामा देने के बाद उनकी गद्दारी खत्म हो जाती है। तो पहले आप 2 नंबर मुहिब्बे वतन बनाया करते थे, अब आप 2 नंबर जो है गद्दार क्रिएट कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा और हमारी जो पीडीएम
ہے वो ये चार देख रही है कि जी आजकल तो जो इमरान खान है वो यूसुफ बेकारवां हो चुका है, उसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा हम भी आगे बढ़ते जाएं और उसको दबा दें, तो कल आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। और जिन लोगों को मैं एक आखिरी जिसारत ये कर रहा हूं कि जिन लोगों को ये गुमान है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट से टकराने के बाद पीटीआई और मजबूत हो जाएगी, ये मजीद ताकत से आएगी, तो तारीख का सबक ये नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर एस्टेब्लिशमेंट से टकराई तो पंजाब में दोबारा अपने कदम नहीं जमा सकी। और इससे पहले इसने अपना लीडर खोया, पहला लीडर फांसी लग गया, दूसरे लीडर को सरेआम गोली मार दी गई, उस वजीर आजम के दो भाई जो हैं वो कत्ल हो गए, पूरा खानदान खत्म हो गया। तो अभी तक तो हम नहीं देख रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट से टकराने के बाद आ सकती है। आप नून लीग को देख लें, इसने वोट को इज्जत दो का नारा लिया और एक जर्नैल का जीटी रोड पे नाम लिया, फैज हमीद का, जो अब साबित भी हो चुका है। तो आज तक भी वो ताहयात नवाज शरीफ नाअहल है, अपनी हुकूमत होने के बावजूद वो मुल्क में नहीं आ सकता। आप एएनपी को देख लें, आप फंक्शन, ये जितने भी आप अगर ये देखें कि जी दबाव के साथ वो बढ़ती हैं, तो वो तहरीकें जो होती हैं, वो जो इनकलाबी लोग होते हैं वो तो सदियों बाद पैदा होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर इन्होंने 6 माह इस सूरत हाल में अब गुजार लिए, तो अब इनका सियासी पार्टी की तरफ जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये एक फैन क्लब है जो इमरान खान को एक ऐसा प्रोजेक्ट किया गया और जिससे लोग मुतासिर हो गए, उसकी तकरीरें भी बहुत अच्छी करता था, उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, तो वो तो फिर शाहरुख खान के भी फैन है। वो तो आज सुल्तान राय हमारे हलके में आके खड़ा हो जाए कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो लोग तो उसका जलसा भी सुनने आ जाएंगे। मेरे अपने तहरीके इंसाफ के भाइयों से गुजारिश है कि आप चीजों को वजन देना वे करना सीखें। आप नवाज शरीफ को ना पसंद करें, आप जरदारी को ना करें, भुट्टो को ना करें, या आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने लीडर की चीजों को वजन तो दें। आप ये तो देखें कि इसका कल क्या बयान था और आज क्या बयान है। आप अगर एक ऐसे भेड़ों की तरह पीछे चलते रहेंगे, आपने वो देखी होगी कि जो भेड़ें चलती हैं तो एक भेड़ उनकी लीडर होती है और वो सारी उसके पीछे चल रही होती हैं और उनको कोई गर्ज नहीं होती कि ये लीडर कौन है या मैं कहां लेके जा रही है। ऐसा छोड़ दें। आप बाशऊर शहरी हैं, आप गूगल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में आप रह रहे हैं। आप सिर्फ आप स्पीक करें तो चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि इसकी हकीकत क्या है। ये अंधाधुंध चलते हुए और एक जो है इमरान खान के एक मंसूबे पे कि आप फौजी तनसीबात पे हमला कर दें, आप अपने सिविल इदारों पे हमला कर दें, आप तू कह के लोगों को मुखातब करें, क्योंकि जो इमरान है ये खुद भी एक मुतकब्बर और इसको तकब्बर ही लेके डूबा है। आप सही माने कि इस शख्स ने आज तक किसी का जनाजा नहीं पढ़ा है, ये शख्स किसी से हाथ नहीं मिलाता है, ये किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो इसके जो थे फॉलोअर्स बने हैं या फैन थे, उन्होंने भी वही कल्चर अपना लिया। हालांकि वो अच्छे खानदानों से, मैं देखता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो खवातीन थी वो कोर कमांडर हाउस में जाके वहां पे हमला कर रही हैं। और ये जो सवाल है कि जी रोका क्यों नहीं है किसी ने, वहां पे वो जो है क्विक रिस्पांस फोर्स किधर थी, रेंजर्स किधर थे, आर्मी किधर थी। तो ये फौज की एक पॉलिसी होती है, वो मैंने आपको पहले बता दी है, वो पॉलिसी होती है लेट इट हैपन, पहले होने दें फिर देखा जाएगा। तो पहले उन्होंने होने दिया, लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी कि ये इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो न्यूक्लियर फौज है और ये जो है पाकिस्तान की चौथी बड़ी फौज है। तो ये जो डेंट पड़ा है फौज के ऊपर, इसको भी बहुत टाइम लगेगा इस डेंट को निकालने के लिए। मेरी दुआ है कि इमरान खान बहुत जल्द सियासी सोच की तरफ आए, सियासी लोगों के साथ अपने मामलात को ठीक करें। अगर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत चाहते हैं तो आपको सियासी पार्टियों के साथ मिलकर चलना है, और अगर आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं। आप तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं या एंटी हैं, आप तो इसकी कोई तीसरी चीज बीच में से मुझे नजर आ रही है कि अब निकल आइए। तो मेरी सिर्फ आखिरी निक्की जी बात यह है कि अगर ये मुल्क है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, तो आप हैं, क्योंकि इस आपकी सब चीज पेपर पे है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट पेपर है, आपकी डिग्री कागज के ऊपर है, आपकी जो जेब में नोट है वो भी कागज है, आपका जो पासपोर्ट है, आपकी जो गाड़ी का जो फाइल है वो सब कागज है। वो कागज स्टेट देती है, वो रियासत आपको देती है, वो शनाख्त देती है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मौजूद हैं जिनके पास अपनी जाती शनाख्त नहीं है, उनको कोई मुल्क शहरियत नहीं देता। आपका ये मुल्क जैसा भी है, ये गरीब हैं हम, या हमारे वसाइल इतने नहीं है
है तो अपना ना घर, हम इसको क्यों उजाड़ते हैं? हम किसी एक, चाहे वो बिलावल साहब हैं, चाहे वो जो है नवाज शरीफ है, इमरान, हम किसी एक लीडर के कहने पे आगे क्यों लगा देते हैं? अपने ही अमलाक को क्यों हम जलाना शुरू कर देते हैं? आप बिलौर, आप एएनपी वालों को देखें, आप उनके एक जलसे में उन्होंने 33 जनाजे उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये नारा नहीं लगाया कि आप आग लगा दें, हालांकि वो लगा सकते थे। बेनजीर कत्ल हुई तो जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। तो आज की ये निक्की जी जो बात थी, निक्की जी गल थी, वो बहुत बड़ी हो गई है। मैं माजरत चाहूंगा और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जो आपके पास जो भी निक्की जी गल है, कोई छोटी सी बात जिसमें कोई दानिशमंदी हो, जिसमें कोई फोक विजडम हो, जैसे मैंने आपको पहले मिसालें दी हैं कि वेले दी गल, मौसम दा फल, ये अब देखें ना इसमें कितनी बड़ी वो बात आ जाती है। तो ऐसे आपके पास या गल हक दी धड़ लग दे दी, क्या बात हक ही करें कि मेरे लीडर का गुनाह है, कसूर है, उसने गलत किया, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं वोट उसी को दूंगा। ये ऐसी चीजें आप हमें शेयर करें, हम उनको चलाएंगे। और प्लीज मेरे ऊपर से ये आप जो है ना, ये जो आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इमरान खान के जो है उसके खिलाफ पोस्टें करता हूं, मुझे नून लीग या पीपल्स पार्टी लिफाफे देती है, मेरा भी एक सियासी पार्टी के साथ है, मेरी एफिलिएशन है, मैं उसको वोट करता हूं, लेकिन जब वो कोई गलत करती है तो मैं उस पर तनकीद भी करता हूं। और यही जमहूरियत है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। आप थोड़ा सा पीछे तारीख को पढ़ लें अगर आपने सियासत में आगे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ना है तो आप अपना काम करें, अपने वालिदैन को और अपने अजीज कारब को मुश्किल में ना डालें और तौबा ताइब हो जाएं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए वो आपको बहुत जल्द इन आजमाइशों से निकाल देगी। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.